नमस्कार। मैं कपिल एक बार फिर आपके सामने। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। तो जनाब, आज बात करेंगे दुनिया के सबसे मशहूर, सबसे रहस्यमयी, सबसे तिलस्मी, सबसे प्रभावी झोले की। जी हां, वो झोला जिसे उठाकर महामानव ने चल देने की बात की थी। ये मायावी झोला एक ही बार महामानव के संबोधन में आया था, ये जान लीजिए। इसके बाद दिखाई देना तो छोड़ दीजिए, झोले के बारे में महामानव ने झूठे मुंह भी कुछ ना कहा। अब जनता शशोपंज में है कि भाई वो झोला था या नहीं था। था तो अब कहां है, और नहीं है तो भैया गया कहां और क्यों गया। सवाल तो है भाई जी, लेकिन सच कहूं सिर्फ सवाल है, जवाब का कहीं अता पता नहीं है। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। झोले की बात करने से पहले महामानव के उस जगत प्रसिद्ध डायलॉग में एक और शब्द आया था, फकीर हैं। यानी महामानव फकीर आदमी हैं, इसलिए तो झोला उठाकर चल देंगे। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, फकीर आदमी हैं, फकीर आदमी हैं। फकीर आमतौर पर झोला झंडा लेकर जाते हैं, बाकी बाबाओं के पास गठरी होती है, झोला नहीं होता। झोला सिर्फ फकीर के पास होता है। फकीर लकीर का होता है। आपने सुना होगा कि फला साहब लकीर के फकीर हैं। लकीर के फकीरों के साथ अक्सर यह होता है कि सांप निकल जाता है और वो लकीर पीटते रहते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि फकीर कहीं झोला लेकर जाता है और उसके बाद जनता पीटती है, सिर या छाती। ये चॉइस की बात है, जनता की चॉइस की। भारत एक लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता को आजादी मिलती है, इसलिए हमारी जनता के पास ये आजादी है कि वो महामानव की गलतियों का खामियाजा छाती पीटकर भुगतती है या सिर पीटकर भुगतती है। याद रखिए, महामानव फकीर हैं और झोला उठाकर निकलने में माहिर हैं। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। तो सोचिए जरा, इतने महत्वपूर्ण फकीर के इस झोले में, जो अब लीजेंड का दर्जा हासिल कर चुका है, क्या होगा। झोले के बारे में अधिक जानकारी के लिए उस फकीर को जानना जरूरी होता है। महामानव महामानव तो हैं ही, फकीर भी वो हैं। विश्व गुरु बनने की कोशिश में, और हाल ही में उन्होंने खुद को नॉन बायोलॉजिकल यानी अवतार भी घोषित किया है। यानी खुद अपने दिमाग में वे खुद को अवतार मानते हैं। पहले जब तक माँ जिंदा थी, मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। माँ के जाने के बाद इन सारे अनुभवों को मैं जोड़ करके देखता हूं, मैं कन्विंस हो चुका हूं कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली है। इसके अलावा मन की बात, परीक्षा पे चर्चा, चाय पे चर्चा, तमाम जगहों पे बोलना, बोलते जाना, इसकी वजह से वो खुद को और कुछ अन्य लोग भी उन्हें बेहतर ओरेटर का दर्जा दे चुके हैं। हालांकि खुद महामानव के अपने कर्मों के चलते ही उनकी ओरेटरी एक फालतू खुशफहमी बन गई है। लेकिन जो मानते हैं वो तो मानते ही है ना। It is a great pleasure and privilege to welcome President Maithripala Sirisena and MRS Sirisena to India and MRS Sirisena to India. एनर्जी सेक्टर में हम आत्मनिर्भर हो, और जब मैं दुनिया को कहता था हम राजनीतिक लाभ नुकसान के गणा भाग के अंदर, अब पूरा हमारा दिमाग सोलर पावर के सफल मूवमेंट्स हमारी भावी पीढ़ी के लिए, हमारी भावी पीढ़ी को, हमारे बच्चों के बच्चे एफिशिएंट बनाना, 500 ब्लॉक तक उनको एक्सप्रेशनल डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक के नाते आइडेंटिफाई करके उसको मजबूती करने देने का काम चल रहा है। और विश्व को बायोफ्यूल अलायंस में दुनिया के सभी देश देखते ही देखते उसकी सदस्यता ले रहे थे। और इस महत्वपूर्ण काम में महामूल्य दस्तावेज, हम भारतीयों का टेम्परामेंट, हम भारतीयों का टैलेंट, जिस क्लॉज ऑफ ठीक से सुना रहा है।
महामानव के बारे में आपको यह समझ लेना चाहिए कि वो तो खुद को अवतार मानते ही हैं, उनके भक्त भी उन्हें ईश्वर से कुछ एक आध हाथ नीचे ही मानते हैं। क्या नाम है आपका? रक्षा बादल, मेरा लिविंग गॉड है वो, लिविंग गॉड। हाँ। नरेंद्र मोदी से क्या सवाल पूछेंगे? नरेंद्र मोदी तो सवाल से ऊपर हो गए हैं। महामानव माथे पर सिक्का चिपकाकर, टांट पे चपली लगाकर सिक्का गिराने का जादू भी जानते हैं। इस तरह के जादू में होता क्या है कि आप अपने माथे पर यहां सिक्का चिपका देते हैं और फिर खुद ही अपनी टांट पर एक टपली लगाते हैं, तो इससे माथे पे चिपका सिक्का गिर जाता है। अफसोस की बात यह है कि अपने इस जादू से वो बच्चों को इंप्रेस नहीं कर पाते। पर इसमें गलती महामानव की नहीं है। ये आज के दौर के बच्चे ही ऐसे हैं, ये नालायक हो गए हैं बच्चे। ये ऐसे बच्चे हैं जो महामानव की बेवकूफाना हरकतों पर ताली नहीं बजाते, वरना महामानव जैसा महामानव आज से पहले कभी हुआ नहीं, जिनके फोटो बनाकर बच्चे देश के कोने कोने से उन्हें भेंट करने आ जाते हैं। एक छोटा बालक चित्र बना करके लाया है, कब से खड़ा है, उसके हाथ दुखते होंगे। कोई जरा इसको कलेक्ट करे, छोटा सा बालक है। शाबाश बेटे। चलो बेटा, तुम्हारा चित्र मिल गया, रोने की जरूरत नहीं बेटा, मिल गया चित्र तुम्हारा मिल गया। अगर तुम्हारा एड्रेस उसमें लिखा होगा तो मैं तुझे जरूर चिट्ठी लिखूंगा। भाई ये जरा एसपीजी वाले बेटी बढ़िया फोटो बना के लाई है, छोटी सी गुड़िया, कब से उसके हाथ दुखते होंगे, ऐसे ही हाथ खड़े कर रखे जी। जरा एसपीजी लोग जाकर के ले लें उनसे। थैंक यू बेटा, थैंक यू। तुम्हारा नाम पता लिखा है ना उसमें तुम्हारा नाम पता है, मेरी चिट्ठी आएगी। उधर वो नौजवान एक तस्वीर लेके आया है, जरा उसके पीछे अपना अता पता लिख देना। ये मेरी टीम आपसे तस्वीर ले लेगी। आपने बड़े प्यार से स्केच किया लग रहा है मुझे। अता पता लिख दीजिए, जरूर चिट्ठी भेजूंगा। जरा वहां सिक्योरिटी के लोग। अब महामानव की इस अदा पर खुद महामानव ही फिदा हैं, बाकी कोई और भी अगर फिदा है तो उसका पता हमें अभी तक नहीं लग पाया है। हमें जैसे ही किसी और की खबर मिलेगी आपको पक्का खबर करेंगे। अब इतनी बातें आपको बता दी तो ये तो आपको पता ही चल गया होगा कि महामानव यानी झोले वाले फकीर कैसे हैं। अब आते हैं झोले पर। चलिए थोड़ा गौर करते हैं, कयास लगाते हैं कि महामानव उर्फ फकीर के झोले में क्या हो सकता है। भाई आप कह सकते हैं कि महामानव के झोले में कपड़े होंगे, लेकिन मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि महामानव की वार्डरोब बहुत बड़ी है। अभी तो मान लीजिए उसमें पगड़ियां ही निकालेंगे आप तो सैकड़ों हो जाएंगी। ऊपर से हर फोटोशूट में वो कपड़े बदलते हैं। इसलिए मेरा अपना मानना यह है कि उनके झोले में कपड़े नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकते साहब, वरना झोला इतना बड़ा हो जाएगा कि कोई फकीर फिर चाहे वो महामानव ही हो उसे उठा नहीं पाएगा। फकीर महामानव का खुद का कहना है कि उन्होंने कोई आधी दर्जन या उससे ज्यादा किताबें लिखी हैं। हाँ, मैंने किताबें लिखी हैं, अभी भी मेरा लिखने का शौक है, मैं लिखता रहता हूँ, लेकिन राजनीति में आने के बाद कुछ कम हो गया है। कितनी किताबें लिखी आपने? 6 किताबें मेरी प्रसिद्ध हो चुकी हैं और शायद 3-4 किताबों का मटेरियल वैसे के वैसा पड़ा है। कभी समय मिल जाएगा तो मैं उसको भी कर लूंगा। मुसीबत यह है कि वो कविताएं भी लिखते हैं। आज भी मैंने कविता लिखी, शायद मेरी फाइल पड़ी होगी साथ है। अच्छा, मैंने माफ कीजिएगा, उनकी एक भी किताब अब तक नहीं पढ़ी है। ये मेरी नालायकी है, लेकिन आप गौर इस बात पे कीजिए कि ये सारी किताबें तो उस झोले में होंगी ही ना। और इससे बड़ी बात यह है कि जिस पेन से वो किताबें या कविताएं लिखी गई होंगी वो पेन भी तो इसी झोले में होगा। ये मॉन्ट ब्लांक का पेन जिसकी कीमत करीबन 1,30,000 की होगी, ये तो पक्का महामानव और फकीर के झोले में होगा ही होगा।
मेरा दोस्त कहता है कि यार ये किताबें इसीलिए पढ़ ली जाएं कि इतने महंगे पेन से लिखी गई हैं। लेकिन भाई सच कहूं तो महंगे पेन के लालच में ऐसी किताबें पढ़ने का हौसला मुझ में तो नहीं। अब इस झोले में इन किताबों को लिखने के लिए पेन के साथ एक अदद चश्मा भी होना चाहिए। इतनी तो उम्र हो गई महामानव की, होंगे नॉन बायोलॉजिकल। आंखें तो भाई उम्र के साथ सबकी कमजोर होती हैं। इसके लिए आप यकीन मानिए महामानव उर्फ फकीर के पास मेबाक का चश्मा है, जिसकी कीमत करीबन 1.5 लाख रुपए बताते हैं। अच्छा, चश्मा महंगा ना हो तो किताबें सस्ती हो जाती हैं सुना। इसलिए दूर अंदेशी महामानव ने पेन भी महंगा रखा और चश्मा भी लाख से ऊपर वाला रखा झोले में। अब दोस्तों, आपको पता होगा कि जब आप परीक्षा में बैठते हैं तो लिखते समय आपका ध्यान घड़ी पर लगा रहता है। परीक्षा पे चर्चा महामानव उर्फ फकीर का शौक है। हर तीसरे चौथे महीने परीक्षा पर चर्चा करते हैं। ऐसे में इस बात पर आपको कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि महामानव के पास एक नहीं बल्कि 2 कलाई घड़ियां हैं। एक मोवादो की है जो करीब 40,000 रुपए की आती है साहब, और दूसरी सुना है जयपुर वॉच कंपनी की घड़ी है जो करीबन 60,000 रुपए की आती है। घड़ी का क्या है ना दोस्तों कि एक घड़ी पे आप भरोसा नहीं कर सकते, भाई कहीं समय बताने में कोई भूल चूक ना हो जाए। इसलिए महामानव 2 घड़ियां रखते हैं ताकि अगर एक पे भरोसा ना हो तो फटाक से दूसरी घड़ी में समय देख लिया जाए। होने को महामानव के पास और भी बहुत सारी चीजें हैं, कीमती हैं, महत्वपूर्ण हैं, खासी विशेष चीजें हैं। जैसे सुना है कि उनकी नामावली वाला एक सूट था, पर फिर सुना कि उनके नाम वाले उस सूट को तो किसी ने खरीद लिया, उसकी नीलामी हुई, बोली लगी। अब भाई लोगों, मामला यह है कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई व्यक्ति सड़क पर चलता हुआ दिखाई दे जिसका सूट असल में महामानव की नामावली का होगा। क्या ही मजेदार सीन होगा, समझ रहे हैं। खैर, बाकी महामानव और फकीर के पास जो भी है, यानी जो महत्वपूर्ण या कीमती की गिनती में आता है, वो या तो इतना बड़ा है कि झोले में नहीं आ सकता, या फिर ऐसा है कि महामानव और फकीर चाहे भी तो उसे झोले में नहीं रख सकते। जैसे एक 12 करोड़ की मर्सिडीज कार है, कमाल की कार है साहब, कमाल की। और सुना एक कस्टम बोइंग 777 है जो 8,448 करोड़ है भाई साहब। इतने का पर्सनल हवाई जहाज। अब ऐसे हवाई जहाज को झोले में तो नहीं रखा जा सकता ना। अब आप में से कुछ बहुत ही बारीक इमेजिनेशन वाले दोस्त इस रहस्यमयी तिलस्मी झोले के बारे में, ऐसी विशेषताओं के बारे में सोचेंगे जो आमतौर पर हम जैसे बायोलॉजिकल लोगों के झोले में नहीं होती, लेकिन नॉन बायोलॉजिकल महामानव और फकीर के झोले में हो सकती हैं। लेकिन आपसे विनम्र अनुरोध है कि महामानव की नॉन बायोलॉजिकलिटी को झोले की नॉन बायोलॉजिकलिटी न बनाए। झोला झोला होता है, और चाहे महामानव का ही क्यों ना हो, झोले ने अभी तक खुद को अवतार या नॉन बायोलॉजिकल घोषित नहीं किया है। लेकिन इस विश्व प्रसिद्ध मायावी तिलस्मी झोले का रहस्य लगातार गहराता जा रहा है। आपसे अनुरोध है कि अपना दिमाग लगाएं कि झोले में आखिर है क्या जिसे उठाकर महामानव और फकीर चल देने को लालायित हैं, उसका इरादा रखते हैं। आखिर इस जनता का भी तो कोई फर्ज बनता है भाई। खैर, चचा जो थे हमारे गालिब, वो भी नहीं जानते थे कि महामानव और फकीर के झोले में क्या है या क्या होगा। मरने के कुछ 200-250 साल बाद उन्होंने कहा, कहां जाएंगे जब चल देंगे, फकीर की क्या इच्छा है? बताइए, कहां जाएंगे जब चल देंगे, फकीर की क्या इच्छा है? कोई बतलाए मुझे या खुदा, झोले में क्या रखा है? गालिब को भी नहीं पता था कि झोले में क्या है। उन्हें तो माफ कीजिए, यह भी नहीं पता था कि फकीर जब झोला उठाकर चल देंगे तो जाएंगे कहां। हालांकि मार्गदर्शक मंडल का दरवाजा खुला है, लेकिन फकीर लगता है वहां जाना नहीं चाहते। कहां जाना चाहते हैं ये फकीर ही जानते हैं। आखिर वही तो नॉन बायोलॉजिकल महामानव है भाई। अवतारों की बातें अवतार ही जाने, हम तुच्छ नश्वर प्राणियों को क्या पता। खैर, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।